So the next theory is Elton Mayo's Hawthorne's experiment. इसमें हमने क्या किया था, जो ये वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं एल्टन मायो के, इसमें 4 पार्ट्स हैं। गुड मॉर्निंग सर। इसमें 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में। एक बार गो थ्रू हो लेते कि उसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी, फिर पार्ट 3 और पार्ट 4 की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की थी। तो इसका नाम है एल्टन मायोस हॉथॉर्न्स एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे एक्चुअल वर्क प्लेस में जाके, एक्चुअल इंडस्ट्रीज में जाके, कैसे कैसे चीजें, क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर वर्किंग कंडीशन या वर्किंग जो स्टाइल होता है एम्प्लॉइज का, वर्कर का, वो किस तरीके से डिपेंड करता है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे क्या क्या एक्सपेरिमेंट। Then starting with the first introduction about the Elton Myers. The full name is George Elton Myers, born in 1880 to 1949। 80 में उनका बर्थ हुआ था एंड 1949 में वो उनकी डेथ हो गई थी। He was an Australian born psychologist, researcher and organizational theorist। He is the founder of the Human Relation Movement। इनको ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट का फाउंडर भी कहा जाता है। He carried out a number of investigations to look at the ways of improving productivity। उन्होंने क्या किया था, प्रोडक्टिविटी, किसी भी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी स्टडीज की हैं। वही स्टडीज को नाम उन्होंने दिया है अपने नाम के ऊपर, एल्टन मायोस हॉथॉर्न्स थ्योरी। ठीक है, देन उन्होंने अपनी थ्योरी स्टार्ट कर दी थी 1920 में एंड 1920 से लेके 1930 तक उन्होंने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया। ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाके, अलग अलग वर्क प्लेसेस में जाके बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स एट द वर्क, मींस उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल वर्कर्स का बिहेवियर स्टडी किया, उनके बिहेवियर के जो बिहेवियर का इफेक्ट है वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर किस तरीके से पड़ता है। देन दिस इज अ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। इन्होंने क्या किया था, एक कंपनी की हेल्प से, कंपनी में कुछ एम्प्लॉइज थे, उनकी टीम मेंबर से, उनकी हेल्प से ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि उन्होंने क्या चीज को स्टडी किया। The Hawthorne effect is the idea that behavior during the course of experiment can be altered by a subject's awareness of participating in an experiment। किसी भी चीज का जो बिहेवियर है, चाहे वर्किंग कंडीशंस का या वर्कर का है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को कैसे चेंज किया जा सकता है अगर हम उनको किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में उनको अवेयर करेंगे। मान लो कोई पर्सन या एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड है, अगर हम उनको मोटिवेट करेंगे, अवेयर करेंगे कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ इंसेंटिव, बोनस एक्सेट्रा, तो उनका जो माइंड है वो हम चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। इनिशियल हॉथॉर्न इफेक्ट टुक प्लेस इन द हॉथॉर्न प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इन द 1920s एंड 1930s। तो जो हॉथॉर्न इफेक्ट है वो स्टार्ट कब हुआ था, 1920 से लेकर 1930 तक। कहाँ पे स्टार्ट हुआ, हॉथॉर्न प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, एक कंपनी का नाम है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, वहाँ पे उन्होंने 1920 में स्टार्ट किया 1930 तक। Studies were composed of many long investigations into the importance of work behavior and attitudes of a variety of physical, economic and social variables। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया वर्क बिहेवियर के ऊपर, कि वर्क बिहेवियर का इफेक्ट काम के ऊपर किस तरीके से पड़ता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, फिजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल। तो ये वाले फैक्टर्स हैं, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर, इनका वर्क बिहेवियर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हमारा बिहेवियर चेंज होगा तो उसका प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज उन्होंने डिस्कस की। The
Next is some kind of financial sports and academic sports were used by the Alton Mayo. कौन सी है वो? ठीक है. The Hawthorne experiments were first conducted in November 1924 at Western Electric Company और Hawthorne plant in Chicago. तो शिकागो में उन्होंने स्टार्ट किया 1924 में. ठीक. Initial tests were sponsored by the National Research Council of the National Academy of Sciences. तो ये उन्होंने क्या किया कि कुछ चीजें जो इनिशियल टेस्ट से स्पॉन्सर किए गए थे नेशनल रिसर्च काउंसिल की तरफ से. Then 1927 में रिसर्च टीम फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वाज इनवाइटेड टू जॉइन द स्टडीज आफ्टर द इल्यूमिनेशन टेस्ट ड्यू अनएंटिसिपेटेड रिजल्ट्स. तो ये क्या किया उन्होंने, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल उन्होंने अपनी एक रिसर्च टीम भेजी. ठीक है. स्टडी जो एल्टन मायो की स्टडी थी उसको कंटिन्यू करने के लिए. तो ये कुछ इसमें क्या है, कुछ फंडिंग्स हैं या कंट्रीब्यूशन है अलग अलग कंपनीज का, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का. तो वो उन्होंने डिस्कस किया है. ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए. हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या डिटेल थी, उन चीज को पढ़ना. ठीक है. It is an important slide that is 4 parts of Hawthorne's experiments. First is illumination experiments. These were conducted from 1924 to 1927. And second one is relay assembly test room study. It was conducted from 1927 to 1929. And third is mass interviewing program. It was conducted from 1928 to 1930. And for last one is bank wiring observation room experiment. It was conducted in 1932. तो हमने क्या किया था कि 1924 से लेके 1932 तक एल्टन मायो ने एक्सपेरिमेंट किए. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट को उन्होंने 4 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड किया है. ठीक है. देन वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इसमें. ठीक है. देन फर्स्ट वन इज illumination experiment. तो इसमें क्या माइक ऑफ रखो बेटा. These experiments were performed to find out the effect of different levels of illumination, that is lighting on productivity of the labor. The brightness of light was increased and decreased to find out the effect of the productivity of the test group. Surprisingly, the productivity increased even when the light of illumination was decreased. It was concluded that factors other than light were also important. उन्होंने क्या किया, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लाइटिंग इफेक्ट पड़ा. या लाइटिंग अगर ब्राइटनेस को, जो लाइट की ब्राइटनेस है अगर उसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर. तो उन्होंने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है जबकि लाइट हम डिक्रीज कर रहे हैं. लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन वाज डिक्रीज. जब कम लाइट में भी हमारे पास प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल के आ रही है. तो इसका मीनिंग क्या है कि लाइटिंग के अलावा अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनका प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. Then the results, the higher productivity and satisfaction at all light levels. Worker productivity was stopped with the light levels reached moonlight intensity, and productivity has a psychological component. Means productivity है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. यानी कि वर्किंग बिहेवियर के ऊपर ही डिपेंड करता है. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और वर्क प्लेस में उनके ऊपर भी डिपेंड करती है. दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ illumination test. The next one is relay assembly test room. तो इसमें देखो क्या किया, under these tests 2 small groups of 6 female telephone relay assemblies were selected. तो उन्होंने 6 फीमेल मेंबर्स को हायर किया, अलग अलग ग्रुप्स बनाए. Each group was kept in separate rooms. दोनों को अलग अलग रूम्स में रखा. From time to time changes were made in working hours, rest period, lunch break, etc. तो उन्होंने क्या किया, टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस किए. जैसे एक ग्रुप को 7 घंटे का काम दे दिया, दूसरे ग्रुप को 8 घंटे का दिया. ठीक है. रेस्ट पीरियड चेंज कर दिया. रेस्ट पीरियड में जैसे 10 मिनट की ब्रेक है. ठीक है.
कितनी टी ब्रेक देनी है, एक तो वर्किंग डे में 1 देनी है, 2 देनी है, ठीक है। उस चीज को उन्होंने चेंज किया टाइम टू टाइम। लंच ब्रेक, लंच टाइम चेंज करके देखा, ठीक है। दे वर अलाउड टू चूज देयर ओन रेस्ट पीरियड्स एंड टू गिव सजेशन। उनको अपने हिसाब से, जो वर्कर्स हैं उनको अपने हिसाब से रेस्ट पीरियड सेलेक्ट करने के लिए अलाउ किया गया। एंड टू गिव सजेशंस, कि अपने सजेशंस भी दे सकते हो। आउटपुट इंक्रीज इन बोथ द कंट्रोल रूम। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम इनको फ्रीली काम करने देंगे तो आउटपुट इंक्रीज हो रही है। इट वाज कंक्लूडेड दैट द सोशल रिलेशनशिप अमंग वर्कर्स, participation in decision making etc had a greater effect on productivity than working conditions। तो उन्होंने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि वर्किंग कंडीशंस के ऊपर ही प्रोडक्टिविटी डिपेंड नहीं करती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक सोशल रिलेशनशिप अमंग वर्कर्स। मीन्स अगर वर्कर्स का आपस में एक बॉन्डिंग है, अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छा रिलेशनशिप है, तो उसका इफेक्ट भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ता है। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इसका मीनिंग क्या है कि अगर टू वे कम्युनिकेशन है, वर्कर्स और मैनेजर्स में टू वे कम्युनिकेशन है, मीन्स वर्कर्स की बात भी सुनी जाती है मैनेजर्स के द्वारा, तो उससे क्या है, कोई अगर डिसीजन लेना है तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि हाँ ये कोई आइडिया दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, कि डिसीजन मेकिंग में वो भी हेल्प कर सकते हैं, जिसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी, ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्री। तो यहाँ से उन्होंने दो ग्रुप बनाए थे, रिले असेंबली रूम 1 एंड रिले असेंबली रूम 2। तो जो रिले असेंबली रूम 1 है उसमें क्या किया था उन्होंने, पे इंसेंटिव, मींस जो सैलरीज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, 5 अदर फीमेल ग्रुप, फीमेल मेंबर्स, मतलब उन्होंने छह ग्रुप मेंबर्स हायर किए थे, तो हर किसी की सैलरी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। लेंथ ऑफ वर्किंग आवर्स एंड डे पर वीक, तो मीन्स इन्होंने क्या किया, ऑफ टाइम बताया हुआ यहाँ पे कि 5 बजे ऑफ किया, किसी दिन 4:30 बजे करके देखना, फिर 4 बजे करके देखना, तो उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। देन यूज ऑफ रेस्ट पीरियड, 2-5 मिनट्स ब्रेक रखी, एक जैसे लंच से पहले, लंच के बाद। कंपनी स्पॉन्सर्ड मील्स, दैट इज मॉर्निंग कॉफी एंड सूप अलोंग विद सैंडविच। तो उन्होंने ये चीज को देख के देखा कि कॉफी और सूप हम सैंडविच के साथ उनको मील्स में दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन रिजल्ट्स आर हायर आउटपुट एंड ग्रेटर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ से क्या निकल के आया, आउटपुट भी ज्यादा निकल के आई और एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन भी निकल के आई। ओके, तो दीज आर द कंक्लूजन ऑफ रिले असेंबली रूल। एंड सेकंड वन में उन्होंने क्या किया, देखो सेकंड वन में क्या किया, असेंबली रूम को 2 सेशंस में डिवाइड किया, एक फर्स्ट सेशन, एक सेकंड सेशन। एक उन्होंने जो ग्रुप है वो स्मॉल ग्रुप का रखा, एक लार्ज ग्रुप इंसेंटिव रखा। रिजल्ट्स क्या निकल के आए, स्मॉल ग्रुप इंसेंटिव रिजल्टेड इन हाईएस्ट सस्टेनेबल level of production, that is 112% over the standard output base, and the output dropped to 96.2% of the base in second session। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि जो फर्स्ट सेशन है, मीन स्मॉल ग्रुप वाला, जो स्मॉल मेंबर्स वाला ग्रुप है या स्मॉल ग्रुप है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 100 से, जो एक्चुअल में जितनी उनकी आउटपुट थी उससे इंक्रीज होके 112% के ऊपर पहुंच गई। एंड जो लार्जर ग्रुप था उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होकर 96% के ऊपर आ गई, मीन्स अराउंड 4% का यहाँ पे डिक्रीज हो गया। देन कंक्लूजन क्या निकला कि पे रेलेवेंट टू आउटपुट बट नॉट द ओनली फैक्टर। यहाँ पे ओनली पे है, जो सैलरी है वही आउटपुट फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिनका प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। देन ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो ये यहाँ पे दिखाया गया, देखो वुमेन इन द रिले टेस्ट असेंबली रूम। तो यहाँ पे 6 फीमेल मेंबर्स को हायर किया, ठीक है, जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उनको उनकी वर्किंग कंडीशंस अल्टर करके देखी, जैसे ऑफ टाइम इंक्रीज करके देखा, डिक्रीज करके देखा, मील्स अच्छी देके देखी, उनको रेस्ट पीरियड प्रोवाइड किए गए, तो उन चीज को स्टडी किया प्रोडक्टिविटी के ऊपर कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। The third one is mass interviewing program. It was conducted from 1928 to 1930.
इस थर्ड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्या है देखो, 21,000 एम्प्लॉइज वर इंटरव्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years टू फाइंड आउट रीजन फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो उन्होंने 3 साल के पीरियड में 21,000 एम्प्लॉइज की इंटरव्यू कंडक्ट की। क्या चीज फाइंड करने के लिए? फाइंड आउट द रीजन फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के पीछे क्या क्या रीजन होते हैं। It was concluded that the productivity can be increased if workers are allowed to talk freely about matters that are important to them. तो उन्होंने यहाँ से क्या चीज डिस्कस की कि प्रोडक्टिविटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वर्कर्स को हम फ्री रखें, फ्री में मीन्स ये नहीं कि काम ना करने दें, फ्री रखें कि अपनी बात इजीली डिस्कस कर सकें जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? सैलरी की बात, उनके लिए इम्पोर्टेंट है टाइमिंग, वर्किंग आवर्स की बात, वर्किंग कंडीशंस की बात। तो अगर वो एक दूसरे से आराम से डिस्कस कर सकते हैं, फ्रीली टॉक कर सकते हैं एक दूसरे से, तो उसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो ये चीज उन्होंने इंटरव्यू में आज की, अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी हो तो क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, वहां से उनके पास आउटपुट आई। Then these were the points that is conducted around 20,000 interviews. Objective are to explore information which could be used to improve supervisory training. तो यहाँ से उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर की कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, या इंटरनल जो ट्रेनिंग है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इनिशियली यूज द मेथड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चनिंग एंड चेंज टू नॉन डायरेक्ट। पहले उन्होंने डायरेक्टेड क्वेश्चनिंग की, फिर उन्होंने इनडायरेक्टिव मेथड यूज किया। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आए? merely giving an opportunity to talk and express grievances would increase the morale। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि अगर हम अपने वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे टॉक के लिए, मीन्स अपनी बात रखने के लिए अगर उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, एंड एक्सप्रेस ग्रेवियंसेस मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो अपनी डिस्कस करेंगे, इट वुड इंक्रीज द मोरल। तो उनकी जो मोरल है वो क्या है? बढ़ के आएगा। मीन्स उनका जो आत्मनिर्भरता है या काम करने की शक्ति है वो क्या है? ज्यादा अच्छी निकल के आएगी। कंप्लेंट्स वर सिम्टम्स ऑफ डीप रूटेड डिस्टर्बेंसेस। अगर देखो बार बार किसी काम की कंप्लेंट आएंगी तो डीप रूटेड मीन्स बाद में जाके वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी वर्किंग कंडीशन। तो कंप्लेंट्स, अगर देखो कंप्लेंट्स कब आएगी? अगर वर्कर्स कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो उनकी अगर बात सुनी जाएगी तो उसका सोल्यूशन साथ के साथ निकलता चलेगा, तो जिसका इफेक्ट प्रोडक्टिविटी के ऊपर कम पड़ेगा, मीन्स अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी। अगर टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, उनकी वर्कर्स की बात नहीं सुनी जा रही, तो वो क्या है? कंप्लेंट की लिस्ट है जो बढ़ती जाएगी, जो क्या है? डीप रूटेड डिस्टर्बेंसेस की फॉर्म में आगे जाके कंपनी के लिए हार्मफुल क्रिएट होगी। When workers are governed by experience obtained from both inside and outside the company, तो जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए किसके द्वारा? एक्सपीरियंस्ड जो वर्कर्स हैं या एक्सपीरियंस उनके कोलीग्स हैं, ठीक है, चाहे इनसाइड हो या आउटसाइड द कंपनी। कंपनी के अंदर भी जो एक्सपीरियंस बंदे हैं या कंपनी के बाहर अदर देन हर और हिज कंपनी, तो उनका भी उनके भी जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करने चाहिए, जिसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो ये थोड़े से इसमें आउटपुट है या क्या क्या चीजें डिस्कस की। मेजर्ड आउटपुट विद चेंजेस टू वर्किंग कंडीशंस ओनली, स्पेशल ऑब्जर्वेशन जोन। तो उन्होंने इस चीज को स्टडी करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन रूम बनाया। लेंथ ऑफ वर्किंग डे, कि कितने घंटे काम करना चाहिए, देना चाहिए वर्कर्स को। यूज ऑफ रेस्ट पीरियड्स, कितने रेस्ट पीरियड्स हैं और कैसे कैसे किस किस टाइम उनको प्रोवाइड करने चाहिए। वर्कर्स स्टेड ऑन द एस्टैब्लिश्ड फीस रेट कंपनसेशन। तो ये क्या है? आउटपुट निकल के आई। तीन चीजों को अगर हम अल्टर करें या तीन चीजों को हम चेंज करें तो आउटपुट या प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से प्रोडक्टिविटी क्या इंक्रीज हुई? 15% ओवर द स्टैंडर्ड आउटपुट रेट। जो स्टैंडर्ड हमारी आउटपुट निकल के आती थी प्रोडक्टिविटी, उससे कितनी ज्यादा निकल के आई? 15%। कंक्लूजन, the productivity is affected by non-pay considerations
एंड सोशल डायनामिक्स आर द बेसिस ऑफ वर्कर परफॉर्मेंस। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? नॉन पे कंसिडरेशन, मीन जो प्रोडक्टिविटी है ओनली सैलरी रिलेटेड इशू के साथ डिपेंड नहीं करती। अगर हम वर्कर्स की बात सुने, मीन उनको फ्री टॉक के लिए कोई स्टेज प्रोवाइड करें या कोई ऐसे कोई मौका दें, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? प्रोडक्टिविटी के ऊपर। देन सोशल डायनामिक्स आर द बेसिस ऑफ वर्कर परफॉर्मेंस। जो सोशल इश्यूज हैं या सोशल डायनामिक्स, सोशल चेंजेस हैं, उनका भी इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? वर्कर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। And the last one is bank wiring observation room experiment. It was conducted in 1932. Then इसमें देखो क्या चीज की गई, डिस्कस करते हैं। A group of 14 male workers in the bank wiring room were placed under observation for 6 months. तो इसमें क्या चीज डिस्कस की गई? 14 मेल मेंबर्स को रखा गया किसी ऑब्जर्वेशन में, कितने टाइम के लिए? 6 मंथ। 6 मंथ उनके काम, वर्किंग स्टाइल को ऑब्जर्व किया गया। A workers pay dependent on the performance of the group as a whole. तो एक जो वर्कर है उसकी जो सैलरी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जो उनका ग्रुप है, होल ग्रुप है, वो उनकी परफॉर्मेंस कैसे, कि कैसा काम करके दे रहे हैं। The researchers thought that the efficient workers would put pressure on the less efficient workers to complete the work. Means अगर 10 एम्प्लॉइज का कोई ग्रुप है, उसमें से 6 एम्प्लॉइज अच्छा काम कर रहे हैं, एफिशिएंट वर्कर्स, और चार वर्कर्स लेस एफिशिएंट हैं, तो जो 6 वर्कर्स हैं उनका प्रेशर रहेगा 4 वर्कर्स के ऊपर भी कि हमें अच्छा काम करके देना है या विदिन टाइम लिमिट 100% एफिशिएंसी के साथ अपने काम को कंप्लीट करना है। However, it was found that the group established its own standards of output and social pressure was used to achieve the standard of the output. तो यहाँ से क्या चीज निकल के आई कि उनका जो अपना अंदर इंटरनली प्रेशर है और सोशल प्रेशर है, वो किसी काम को अचीव करने के लिए क्या हो सकता है? बेनिफिशियल। अपने काम का एक वो स्टैंडर्ड क्रिएट करेंगे एंड दी सोशल प्रेशर वाज यूज्ड टू अचीव द स्टैंडर्ड ऑफ द आउटपुट। सोशल जो प्रेशर है वो भी क्या है? एक फैक्टर है। आउटपुट स्टैंडर्ड्स, आउटपुट है जो या परफॉर्मेंस है उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए या अचीव करने। देन लिमिटेड चेंजेस टू वर्किंग कंडीशंस, इसमें क्या किया गया? जो चेंजेस हैं बहुत कम किए गए। फर्स्ट वन इज सेग्रीगेटेड वर्क एरिया। जो वर्किंग एरियाज है उनको अलग अलग कर दिया गया, सेग्रीगेट किया गया। नो मैनेजमेंट विजिट्स, कोई भी मैनेजमेंट का कोई भी पर्सन किसी ने कोई विजिट नहीं की। जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको फ्रीली काम करने दिया गया। सुपरविजन वुड रिमेन द सेम, सुपरविजन में कोई चेंज नहीं किया गया। ऑब्जर्वर वुड रिकॉर्ड डाटा ओनली, नो इंटरेक्शन विद वर्कर्स। तो जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने ओनली डाटा रिकॉर्ड किया, किसी भी वर्कर के साथ कोई बात नहीं की, क्या प्रॉब्लम है, कैसे काम हो रहा है, इस रिलेटेड कोई बात नहीं की थी। And second is small group pay incentive, means जो उनकी सैलरी है वो स्मॉल ग्रुप में रखी गई, कम रखी गई कि उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देन रिजल्ट क्या निकल के आया? नो एप्रिशिएबल चेंजेस इन आउटपुट। तो अगर हम इन चीजों को रखेंगे कि उनकी वर्किंग कंडीशंस को चेंज कर दिया, ठीक है, और सैलरी भी कम कर दी, तो वहां से क्या निकल के आया? नो एप्रिशिएबल चेंजेस इन आउटपुट। तो आउटपुट में कोई एप्रिशिएबल चेंजेस नहीं निकल के आए। कंक्लूजन, प्री एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस नॉर्म, ग्रुप डिक्टेटेड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, सिस्टमैटिक सोल्विंग, वर्क ग्रुप प्रोटेक्शन फ्रॉम मैनेजमेंट चेंजेस। तो ये क्या है? कंक्लूजन मीन जो परफॉर्मेंस है वो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले की तरह थी उसी तरीके से निकल के आ रही है। वर्क ग्रुप प्रोटेक्शन फ्रॉम मैनेजमेंट चेंजेस, मैनेजमेंट के हिसाब से जो भी वर्किंग कंडीशन है वही सिर्फ चेंज कर रहे हैं, रादर कोई इसमें कोई बिग चेंज नहीं आ रहा। तो these are the conclusion from the bank wiring observation group. Then these are the conclusions of the Hawthorne study. तो उन्होंने
चार पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो चारों पार्ट को मिला के क्या क्या आउटपुट निकल के आई वो चीज डिस्कस कर रहे हैं। The conclusions derived from the Hawthorne studies were as follows. First one is the social and psychological factors are responsible for workers' productivity and job satisfaction. तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। Only good physical working conditions are not enough to increase productivity. अगर हम अच्छी वर्किंग कंडीशन उनको प्रोवाइड करें तो वो सफिशिएंट नहीं है। Informal relation among the workers influence the workers' behavior and performance more than the formal relation. अगर हम उनको फ्री टॉक, हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया था कि अगर वर्कर्स को फ्रीली एरिया दें कि फ्री माइंडेड अपना काम करें तो उस चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर हम फॉर्मल रिलेशन में एक प्रोटोकॉल में उनको रख के कि आपको इस तरीके से काम करना है, उसको फॉलो ना करके अगर हम फ्रीली उनको काम करने दें उस चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वर्कर्स के बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। Then employees will perform better if they are allowed to participate in decision making affecting their interest. तो जब डिसीजन मेकिंग कोई भी टास्क होती है या कोई भी काम चल रहा है उसमें अगर कोई सजेशन देना है तो एम्प्लॉइज को भी ऐड करना पड़ेगा, जिसका सीधा इफेक्ट क्या पड़ेगा प्रोडक्टिविटी के ऊपर। Employees will also work more efficiently when they believe that the management is interested in their welfare. तो अगर एम्प्लॉइज को ये चीज महसूस होगी, फील होगी कि मैनेजमेंट है जो उनके वेलफेयर के लिए, मतलब उनके सैलरी रिलेटेड हो गया, कोई पॉलिसीज होगी, ये चीजें क्या है उनकी वेलफेयर में आती है, ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट ले रही है, ठीक है। देन क्या है, वर्कर्स अच्छे तरीके से मोर एफिशिएंटली काम करेंगे। When employees are treated with respect and dignity, their performance will improve. अगर वर्कर्स को रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी प्रोवाइड की जाएगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस भी क्या निकल के आएगी, अच्छी निकल के आएगी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंसेंटिव अलोन कैन नॉट इंक्रीज द परफॉर्मेंस। तो यहाँ से क्या है कि सिर्फ सैलरी रिलेटेड जो इश्यूज हैं या सैलरी कम करने से सैलरी ज़्यादा करने से सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर चेंज नहीं आएगा। अदर फैक्टर्स क्या है, सोशल एंड psychological needs must also be satisfied in order to increase productivity. तो जो सोशल फैक्टर्स हैं या साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो भी पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जाके क्या है वर्कर एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट इज गुड कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट कैन इंप्रूव द रिलेशंस एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सबऑर्डिनेट। तो सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, मींस मैनेजर और वर्कर से कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए जिसका इफेक्ट प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ेगा। Then special attention and freedom to express their views will improve the performance of the worker. तो अगर हम वर्कर्स को अलाउ करें कि अपने व्यूज हैं वो अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी रिलेटेड इशू के लिए, कोई टास्क के लिए, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर और प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्री। Then these are the criticisms of Hawthorne studies. कुछ जगह पे इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ किस वजह से, लैक्स वैलिडिटी, मींस जो ये वाले एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने परफॉर्म किए ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए वैलिडेट नहीं हो सकते। तो ये भी एक क्या निकला, क्रिटिसिज्म निकल के आया। मोर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन एस्पेक्ट्स, the Hawthorne experiments give too much importance to human aspects alone cannot improve production. Production also depends upon technological and other factors. तो जो Hawthorne स्टडीज हैं वो ह्यूमन एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो उन्होंने क्या क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, क्रिटिसिज्म इन विरोध टाइप एक कि ये चीज़ अच्छे से नहीं निकल के आ रही। तो उन्होंने क्या चीज़ स्टडी की कि ओनली ह्यूमन एस्पेक्ट्स नहीं किसी भी चीज़ को ग्रोथ कर सकते, अदर फैक्टर्स भी जैसे टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर्स वो भी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। देन मोर एम्फेसिस ऑन ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो जो Hawthorne एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा
उनको अलाउ करता है, ज्यादा उनके ऊपर फोकस कर रहा है। तो इन रियल सिचुएशन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग कैन नॉट बी टोटली neglected, especially when quick decisions are required and there is no time to consult others. Next is over importance to freedom of workers. The Hawthorne experiment gives a lot of importance to freedom of workers. It does not give the importance to the constructive role of the supervisors. In reality, too much of freedom to the workers can lower down the performance of the productivity. तो ये क्या है कि अगर हम वर्कर्स को ज़्यादा ही फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे तो रियल सिचुएशंस में उन्होंने क्या डिस्कस किया कि इसका जो इफेक्ट है वो परफॉर्मेंस लो डाउन करता है। कि अगर वर्कर्स को हम ज़्यादा फ्रीली एरिया प्रोवाइड करेंगे, फ्रीली वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या करेंगे, लोअर डाउन दी परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी। तो दीज आर दी क्रिटिसिजम्स ऑफ द Hawthorne स्टडी। ये क्रिटिसिज्म आपको तब एक्सप्लेन करना है अगर एग्जाम में आता है, नहीं तो आपको क्या करना है, जितने भी 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ही डिस्कस करने हैं। ठीक है।